हमारे तो ऐसे भी शहीद हैं जन्नत से भी आगे निकल जाते हैं, जितना वो बारूद लेके आते हैं वो तो शायद जन्नत से भी आगे चले जाते हैं। तो वो जो एक फ़िक्र फ़लसफ़ा नज़रिया भगत सिंह का था, राजगुरु का था, चंद्रशेखर आज़ाद का था, सुखदेव का था, वो साइमन कमीशन था, वो लाला लाजपत राय थे जिनके सर पे लाठी पड़ी थी, और वहीं से वो एक उससे पहले भी एक तहरीक, एक बगावत उठ रही थी। तो उस तहरीक और बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ साम्राज्य ने, आपके जो उस वक्त के आलमी लीडर थे उनको भी खौफ था भगत सिंह से, चाहे गांधी हो, चाहे जिन्ना हो, चाहे नेहरू हो, चाहे जितने भी हों हिंदुस्तान पाकिस्तान में, उस आवाज़ से ख़तरा था। लेकिन आप ये देखें 93 साल हो गए उसकी मौत को। आज सबसे बड़ी माजरत तो ये कि हमारा जो फ्लैक्स बनता है, जो फ्लैक्स हमने भेजा था, सबसे बड़ी ज़्यादती और गुस्सा और अफसोस इस बात का है कि हम सारी रात वो 3-4 घंटे आप उसको फ्लैक्स को डिज़ाइनिंग करते हैं, सारा बनाते हैं। उन बेवकूफ़ों ने, अहमकों ने ये नहीं कहा, क्योंकि कॉमरेड भी वहीं रहता है श्यामा प्लाजा के, फ्लैक्स आपका सुबह बंद है रात को ले लें या बंद प्रिंट हो जाएगा। 7x4 का 3 का फ्लैक्स कितना होता है, लेकिन आप ये देखें कि वो जो फ्लैक्स बनता है उसकी कितनी एक सिग्निफिकेंस होती है, जो आज हमें ज़ाहिर अंजुमन का तो मैंने लगा दिया, जो कॉमरेड हमने बनाया हुआ है उसकी सिग्निफिकेंस ये थी। हमें बड़ा एतराज़ किया जाता है जितनी कॉन्फ्रेंस होती हैं, यार इतनी तस्वीरें क्यों लगा देते हो, यार इतना मसला क्यों कर देते हो। यही तो एजेंसियों की लाइन है, यही इस्टेब्लिशमेंट की, लेफ्ट माफिया की लाइन है। आप सिर्फ वो हिस्ट्री, वो आर्काइव, वो जो नई नस्ल के लिए जो आप भेज रहे होते हैं ना, मुझे अपने और जो सीनियर बैठे हैं उनके लिए नहीं ज़रूरत है, उन आर्काइव के लिए ज़रूरत होती है जो नई नौजवान नस्ल वो देखती है स्टेप बाय स्टेप। लास्ट हमने शौकत सिद्दीकी की थी तो उसमें भी उनकी सारे नावल, सारा मंजरनामा, फिर जो आपके पार्टिसिपेंट होते हैं, जो सारा कुछ होते हैं, उनको आपने इज्जत देनी होती है, उनको रिस्पेक्ट देनी होती है। वो फ्लैक्स में हम सारे लोगों को इसलिए इंगेज करते हैं, एक तो जिस शख्सियत का या जिस इवेंट का वो काम वो आ रहा है, वो आर्काइव दोबारा जिंदा हो जाती है। मैं 3 दिन मैं अभी लंदन से आ रहा था तो वहाँ उन्होंने कहा 2 दिन और आप रुक जाएं, हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा करने वाले हैं, भगत सिंह की याद मनाने वाले हैं। तो वो मेरी वो फ़्लाइट बुक थी, मैं नहीं रुक सका। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ मैं आया हूँ तो भगत सिंह की याद मनाने का एहतमाम पहले से हो चुका था। मज़ीद कोई भी बात करने से पहले मैं ये नहीं चाहता कि अब और गुफ्तगू की जाए। मैं जनाब मोहतरम तरक्की पसंद अदीब, दानश्वर, रिसर्चर, मुहक्कक, मुतरजम लंदन से तशरीफ़ लाए हैं जनाब डॉक्टर आमिर भट्ट साहब, और वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, शायरी, इन्होंने बहुत काम किया है। फैज़ पर, साहिर लुधियानवी पर, सादत हसन मंटो पर ये लिखते रहते हैं। इनकी किताब भी अभी शाया हुई है। ये किताब इन्होंने अभी मुझे पेश की है, लाहौर प्लेसेस, पीपल एंड स्टोरीज़, ये इसी महीने शाया हुई है किताब इनकी। तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने लेक्चर का आगाज़ करें। जनाब आमिर भट्ट साहब। शुक्रिया। ज़रूरत है, हाँ ज़रा दूर कर लें और लोगों से पूछ लेते हैं कि अगर उन्हें आवाज़ आ रही है आप लोगों को। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आप सबका कि आप लोग यहाँ आए। तो हम सब जानते हैं कि आज 23 मार्च है और आज ही की तारीख़ में 1931 में तकरीबन इसी वक्त 7 साढ़े 7 बजे सेंट्रल जेल लाहौर में भगत सिंह और उसके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी और उन्होंने शहादत कबूल की थी। तो इसलिए आज मैं कुछ बातें भगत सिंह के बारे में करूँगा और कुछ फिर साहिर लुधियानवी। और मेरा मकसद ये है कि जो भगत सिंह के ख़यालात थे, जो उनके अफकार थे, उनको साहिर लुधियानवी की शायरी के अक्स में देखा जाए और साहिर लुधियानवी की जो शायरी है उसकी जो उनके मुताबिक है वो कुछ मैं आपके कुछ शेयर पहुँचाऊँगा। तो सबसे पहले तो ये कि भगत सिंह और उसके साथियों पे जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बनाया गया था, उसका केस तकरीबन साल एक चला था, साल 1.5 साल, और उन पे कई इल्ज़ामात थे, जिसमें जो सबसे बड़ा था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत की है। और ये केस इनिशियली तो एक सेशन कोर्ट में शुरू हुआ, जैसे कि नॉर्मल लीगल प्रोसेस था उस वक्त का। लेकिन उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उनको लगा कि जो वो मकसद चाहते हैं
और मकसद ये था कि भगत सिंह को वो सज़ाए मौत देना चाहते थे, जिसकी वजह ये थी कि उनको ये डर था कि ये शख्स जो कि इतना इंटेलिजेंट और इतना आर्टिकुलेट वेल रेड है और उसका जो पैगाम है, जो उसकी तहरीक है, वो लोगों तक पहुंच रही है। फ़ौजी अंदाज से मिलिट्री बात में उनको कोई ख़तरा नहीं था, बगावत मिलिट्री नहीं थी, लेकिन जो उसका पैगाम था सोशल रेवोल्यूशन का, वो फैल रहा था। तो उनको था कि जल्द से जल्द अब इसको मार दिया जाए। तो जब सेशन कोर्ट में लगा कि डिले है और ये भी कि जो डिफेंस वो कर रहे थे भगत सिंह, जिसको पैसिव डिफेंस कहते हैं, उसकी वजह से लगता था कि शायद एक केस की कंक्लूजन वो ना हो जो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है। तो फिर पहले तो उन्होंने कोशिश की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में कि लॉ को ही चेंज किया जाए, और वहाँ पे एक बिल पेश किया गया कि जी जिसमें जो मुलजिम होते हैं उनकी मौजूदगी के बगैर भी ट्रायल हो जाए। लेकिन वहाँ पे हमारे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक बड़ी इफ़ेक्टिव उस ज़माने में तकरीर की, जिससे वो बिल इट डाइड, तो वो कुछ नहीं हो सका। तो अब सोचा कि लीगल प्रोसेस नहीं हो सकता तो कोई इलीगल प्रोसेस शुरू कर लें। तो उसके लिए फिर उन्होंने लॉर्ड इरविन जो थे उस वक्त के गवर्नर जनरल, उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि ये जो ट्रायल है ये शिफ्ट किया जाए एक स्पेशल ट्राइब्यूनल में। और उस एग्जेक्टिव ऑर्डर की कोई लीगल स्टेटस नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उस वक्त यूज़ हो सकता है जबकि मुल्क में इमरजेंसी लगी, और ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी। लेकिन फिर भी वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत स्पेशल ट्राइब्यूनल शुरू कर दिया गया, जिसमें फिर मुकदमा चलाया गया, और उसने 6 महीने के अंदर अंदर अपना मुकदमा कंप्लीट करना था। उस ट्राइब्यूनल के 3 जज थे, 2 उसमें ब्रिटिश थे और एक हिंदुस्तानी जज थे। और इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ कि जो हिंदुस्तानी जज थे आगा हैदर, उनका जिक्र करना ज़रूरी है, उनको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहादुरी से ये स्टैंड लिया कि जो मुलजिम है उनको इंसाफ दिलाया जाए और उनका मुकदमा इंसाफ के मुताबिक हो। और यहाँ तक कि क्योंकि डिफेंस के जो काउंसिल थे उनको तो अदालत से ही निकाल दिया था, तो आगा हैदर ने जो थे विटनेसेस उनको क्रॉस एग्जामिन किया, तो 2-3-6 विटनेस तो वैसे ही दे कोलैप्स्ड। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर पड़ गया कि ये तो हालात हाथ से निकल रहे हैं, तो फिर उन्होंने उनको आगा हैदर को फारिग कर दिया और गुलाम कादिर साहब को जज बनाया। और ये मैं जिक्र करूँ कि आगा हैदर साहब अल्लामा इकबाल के बहुत करीबी दोस्त थे। इनफैक्ट उनकी जो भतीजी आगा हैदर की, वो कहती हैं कि हर शाम को अल्लामा साहब को अपने घर बुलाते थे और उनके साथ गप्पे लगाते थे, तो ये उनकी थी। एनीवे, उसके बाद जो मुकदमा है वो चला और फिर भगत सिंह और उन 2 साथियों को फांसी की सज़ा दी गई, और फांसी के बाद उन्होंने उनकी बॉडीज़ को डिसमेंबर किया और थैलों में डाल के सेंट्रल जेल की पिछली दीवार को तोड़ के वहाँ से निकाला गया और दरिया सतलुज के किनारे जाके आग लगा दी, और फिर वो राख जो थी वो दरिया में फेंक दी। तो अब भगत सिंह की तो कोई ऑफिशियल रिकग्निशन पाकिस्तान में नहीं है। जब बंटवारा हुआ 47 का, तो जो आज़ादी की मूवमेंट के हीरोज़ थे वो भी मज़हब के बुनियाद पे बांटे गए। तो भगत सिंह जो कि नॉन मुस्लिम थे तो वो पाकिस्तान ने डिसऑन कर दिया। हालांकि भगत सिंह सारी वक्त पैदा भी लायलपुर में है और वफात भी लाहौर में पाई, तो वो थे तो पाकिस्तान के शख्स। लेकिन ये बात मुझे दिलचस्प लगती है कि हालांकि देयर इज़ नो ऑफिशियल रिकग्निशन, लेकिन 23 मार्च को एक बहुत बड़ी परेड होती है, और मैं दिल में कहता हूँ कि ये परेड जो है ना, ये भगत सिंह को पाकिस्तान अनऑफिशियली अननोइंगली उनको इज़्ज़त दे रहा है। तो साहिर लुधियानवी के बारे में अब यह है कि बराह रास्त तो उनका भगत सिंह से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। ज़ाहिर है जब साहिर लुधियानवी 10 साल के थे तो भगत सिंह उस वक़्त उनकी शहादत हो गई थी, लेकिन जो उनके ख़यालात हैं उनमें काफ़ी चीज़ें मुश्तरक हैं। इसमें मैं ज़िक्र करूँगा साहिर लुधियानवी की एक्सपल्जन का, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से हुई थी 42 के एंड में या 43 के शुरू में, जिसके बाद वो लाहौर आए थे। और इसके बारे में भी कहानियाँ, अगर आप साहिर लुधियानवी को पसंद करते हैं तो आपने सुनी होंगी कि वो किसी अपनी फ़ीमेल फ्रेंड के साथ बॉयज़ हॉस्टल में लॉन पे बैठे थे, तो उनके प्रिंसिपल ने उसके ऊपर उनको एक्सपेल कर दिया। तो शायद यही वजह बनाई होगी, लेकिन मेरा ख़्याल में इसकी असल वजह कुछ और थी, और वो ये थी कि लुधियानवी अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत एक्टिव थे पॉलिटिक्स में,
और ना सिर्फ शायरी में बल्कि वो जो मैस कांटेक्ट है किसानों और मज़दूरों का, उसके साथ भी उनका बहुत ताल्लुक़ था, जो उस वक्त की लेफ़्ट विंग मूवमेंट थी। और ये ऑब्वियसली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लगता था कि ये ख़तरनाक है। और 43 में ही मेरा ख्याल नवंबर में लुधियाना से कोई 8-9 मील दूर एक गाँव है सराबा, वहाँ पे एक तकरीब हुई थी, उसका नाम था करतार सिंह सराबा, उसकी याद में। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो या ना सुना हो। करतार सिंह सराबा भी एक फ्रीडम फाइटर थे और गदर मूवमेंट में उन्होंने हिस्सा लिया था। और 1915 में जब उनकी उम्र 19 साल थी तो इसी सेंट्रल जेल में उनको भी फांसी दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो उनकी याद में तकरीब जो नवंबर 42 में मेरे ख्याल में हुई है, उसमें साहिर लुधियानवी ने एक नज़म पढ़ी थी। कौन सी नज़म थी ये तो मुझे नहीं पता और मैं उसको नहीं कह सकता वसूख से कि कौन सी नज़म पढ़ी गई थी, लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि वो वही नज़म थी जो कि कुछ साल बाद साहिर लुधियानवी की एक्सपल्जन का बायस बनी लाहौर से। उसका नाम है आवाज़ आदम। उसके कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूँ। दबेगी कब तलक आवाज़ आदम, हम भी देखेंगे, कहाँ तक है तुम्हारे जुल्म में दम, हम भी देखेंगे। ये हंगामे विदाए शब हैं ए जुल्मत के फर्जंदो, सहर के दोष पर गुलनार परचम, हम भी देखेंगे, तुम्हें भी देखना होगा ये आलम, हम भी देखेंगे। तो गुलनार परचम, रेड फ्लैग, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, सारे वेस्टर्न गवर्नमेंट एक्सट्रीमली वर स्केर्ड ऑफ द रेड फ्लैग ऑफ द रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन। तो मेरा ख्याल है इस नज़म के बाद उनका ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इनको तो एक्सपेल किया जाए और उनको कॉलेज से निकाल दिया गया। और मुझे इसलिए ये लगता है क्योंकि ये नज़म जो है 44 में जो पहला एडिशन है तलखियाँ उसमें शामिल है, तो ऑब्वियसली ये 47 से तो पहले लिखी गई है, लेकिन 47 में जब पाकिस्तान में उन्होंने मेरा ख्याल है पढ़ी है तो उसके बाद उनको पाकिस्तान से भी भागना पड़ गया। तो अब यह है कि भगत सिंह का मैसेज क्या था, और ये चीज़ अब इस पर मैं थोड़ा एक्सपैंड करता हूँ। वैसे तो उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे माना जाता है और यही जो उनकी रिकग्निशन इंडिया के अंदर है उसमें यही है कि ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश जो रूल था इंडिया का। और चूँकि कांग्रेस ने आज़ादी जो है वो दिला दी थी तो उन्होंने यही कहा कि हाँ भगत सिंह जो थे वो आज़ादी चाहते थे, तो हमने उनका काम पूरा कर दिया। जी जी। तो उसमें फिर यह है कि एक उनके नाम पे एक कस्बा भी है भारत में, भगत सिंह नगर, और कई फिल्में भी बन चुकी हैं बॉलीवुड की भगत सिंह के ऊपर, जिसमें सबसे मशहूर 65 में शहीद थी। लेकिन भगत सिंह असल में फ्रीडम फाइटर तो होंगे ही थे ही, लेकिन जो उनका मेन था उनका मैसेज वो ये था कि जो पूरा ढांचा है, समाजी ढांचा और पूरा जो माशरती ढांचा है उसको बदला जाए और उसमें ऐसे चेंजेस लाए जाएं कि जो ऑपरेशन है लोगों की, ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं वो ख़त्म हो और जो गरीब हैं उनको खुशहाली मिले। और इसके लिए उनकी सारी जद्दोजहद इसी पे होती रही है। और उनका आप ये भी देखेंगे कि जो उनका स्लोगन था वो था इनकलाब इनकलाब, आज़ादी नहीं था। तो इनकलाब में वो उन्होंने ख़ुद डिफ़ाइन किया है अपनी राइटिंग्स में कि हमारा इनकलाब ये है कि सोशलिस्ट उस पर एंगल्स पे जो है वो सोसाइटी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। और इसी को मैं देखता हूँ साहिर लुधियानवी के कलाम और उनके गीतों में कि यही मैसेज वो देते हैं। तो उनके एक गीत के कुछ लफ्ज़ हैं, बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की अजारादारी के, जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी वो सुबह कभी तो आएगी। और इसी तरह भगत सिंह ने अपनी राइटिंग में लिखा है कि ये जो मूवमेंट है चल रही इस वक्त इंडिया के इंडिपेंडेंस में, इसमें मज़दूरों किसानों को हिस्सा नहीं दिया जा रहा। और यहाँ एक बात दिलचस्प है कि भगत सिंह और साहिर ने दोनों ने जिस लीडर को पसंद किया है इन सब में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने उसका कहा कि कम से कम पंडित जी जो हैं वो इनको किसानों को इन्वॉल्व करें, लेकिन बाकी नहीं कर रहे, बल्कि बाकी तो चाहते हैं कि ये दूर ही रहें इस तहरीक से। और भगत सिंह ने लिखा है कि जी ये जो तहरीक है इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और कुछ सरमायादार हैं,
और जब भी आज़ादी मिलेगी तो वो तो अपनी जायदादों को और अपने सरमाए को बचाएंगे, उन्होंने गरीबों का लिए क्या करना। तो इसी में वो शायर के जो अल्फाज आते हैं इस तरह के, संसार के सारे मेहनत कश खेतों से मिलों से निकलेंगे, बेकस बेघर मजबूर इंसान तारीक बिलों से निकलेंगे, दुनिया अमन और खुशहाली के फूलों से सजाई जाएगी, वो सुबह हम ही से आएगी। तो देखें इसके लो जी दसो भगत सिंह शहीद भगत सिंह की आज बरसी मनाई जा रही है, तुसी की कहोगे इस बारे? देखिए, भगत सिंह जो है उसने एक हिंदुस्तानी के तौर पर अंग्रेज़ सरकार के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और अपनी इस जद्दोजहद में वो अपने नुक्ता नज़र के साथ कमिटेड था और उसने फिर अपनी जान भी कुर्बान की। तो मैं तो बकौले गालिब इस बात का कायल हूँ कि वफ़ादारी बशर्ते उस्तवारी असल ईमा है, मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को। तो जो आदमी हमारे अहद में अपने नुक्ता नज़र के साथ मुखलिस है, अपने हवाले अपने जो उसके तसव्वुरात हैं उनके लिए कुर्बानी दे सकता है, तो मेरे लिए तो वो काबिल ताज़ीम आदमी है। और भगत सिंह भी इस हवाले से एक काबिल ताज़ीम है कि उसने अपने नुक्ता नज़र के लिए जदोजहद की और अपनी जान कुर्बान की। एक सवाल है कि भगत सिंह ने तो कुर्बानी दी, फांसी भी लिया, लेकिन आज तो 75 साल पहले इंडिया च भी हुई है तो पाकिस्तान आम लोगों वास्ते कुछ भी नहीं हुआ, की कहोगे? देखिए, उसकी वजह ये हुई कि इस खिते को आज़ादी मिली बातचीत के ज़रिए, और बातचीत के ज़रिए आज़ादी मिलने का नुकसान ये हुआ कि वो अशराफिया जो अंग्रेज़ ने बनाई थी वो बरकरार रही। वो अदारे जो अंग्रेज़ ने यहाँ हुकूमत करने के लिए बनाए थे, जिसमें फ़ौज सबसे ऊपर थी, फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी थी, उसके स्ट्रक्चर में बुनियादी तब्दीली नहीं आई। तो चूँकि उनके स्ट्रक्चर में बुनियादी तब्दीली नहीं आई तो वो सारे मामलात उसी तरह चलते रहे, और पाकिस्तान की हद तक तो अब भी उसी तरह चल रहे हैं कि जो सबसे ताकतवर है वो ज़ाहिर फ़ौज है, उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी है, और ये जो सियासी हुकूमतें बनती हैं इन बेचारों का नंबर तो कोई तीसरे चौथी जगह पे दर्जे पे आता है। तो चूँकि वो पूरा सुपरा स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ जो अंग्रेज़ ने बनाया था, इसलिए आज़ादी के सम्राट जो हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँचे। तो जब तक वो सुपरा स्ट्रक्चर कायम है, उम्मीद भी नहीं है कि आम आदमी को आज़ादी के सम्राट मिलेंगे। आज माशाल्लाह लाहौर के बड़े अदबी मरकज़ पाक टी हाउस में भगत सिंह साहब के हवाले से एक बड़ी पुरमगज़ तकरीब मुनक़िद हो रही है, जिसमें स्कॉलर्स जो हैं वो उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनके कारनामों के हवाले से भरपूर रोशनी डाल रहे हैं। बड़ा इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है, मैं भी आज इसमें थोड़ी देर के लिए शरीक हुआ, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, बहुत आला गुफ्तगू कर रहे हैं। जी 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 हाँ, वैसे ज़रूरी तो है कि जितने पंजाबी हवाले नाल प्रोग्राम होंदे ने उन्हें पंजाबी ज़बान में ही होना चाहिए, लेकिन साड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि असी पंजाबी ज़बान बोलन लग्या असी शायद एहसास कमतरी की वजह तो असी पंजाबी ज़बान में गुफ्तगू नहीं करते। चाहिए तो साने है कि असी पंजाबी दे विच गुफ्तगू करिए, और जेड़े पंजाबी हीरोज़ ने साडे पंजाबी जेड़े साडे बड़े मन्ने परवानी शख्सियात ने उन्होंने हवाले नाल गुफ्तगू करते हैं, तो सानू चाहिए कि असी मुकम्मल पंजाबी दे विच तकरीरां कीतियां करिए। लेकिन इत्थे साडे हज़रात होंदे ने वो गुफ्तगू तो उर्दू च कर रहे होंदे ने, अंग्रेज़ी अल्फाज भी बोल रहे होंदे ने, तो तकरीरन जी प्रोग्राम जो हो रहा होंदा वो पंजाबी साड़ी शख्सियात के हवाले नाल हो रहा आइंदा कोई भी प्रोग्राम ही होए भगत सिंह के हवाले नाल भी अगर कोई प्रोग्राम होए या कोई किसी किस्म का भी अगर होए तो सारे मुकर्रर जेड़े सारे स्पीकर ने उन्होंने पंजाबी ज़बान में गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं मुंतज़मीन ने प्रोग्राम नूं मुबारकबाद देना कि उन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और इस तरह सन अपने हीरोज़ दे अपने साड़ी शख्सियात ने उन्होंने हवाले नाल सन प्रोग्राम जोड़े ने कसरत के नाल प्रोग्राम करने चाहिए ने, और सन सारे ने इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। बहुत भगत सिंह के बारे अज सैमीनार हो रहा है, तुसीं इहदे बारे में की कहोगे? जी, ये बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब दे विच ये प्रोग्राम जिहड़ा है मुख्तलिफ जगह के उत्ते मुनक्कद किया जाता है, तो पंजाब जिहड़ी साडी माँ बोली जुबान है उहदी फरोग वास्ते तमाम दोस्त जिहड़े गिने विच शामिल हुंदे ने ते अपनी अपनी गल जिहड़ी गी ओह करदे ने। पंजाब दा पुत्तर भगत सिंह जिन्हें ये तारीख लिखी और पंजाब दे विच
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਛੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਟੁਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਮਹਿਬੂਬ ਸਈਦ ਖੋਖਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ।